बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एनबीएफ क्लास 10 न्यू सिलेबस 2026 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 7। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मैसेज मेजर टू द नियरेस्ट केजी ऑफ 50 कब्स आर शोन बिलो। 50 शेर के बच्चे हैं जिनके मैसेज से रिलेटेड ये चार्ट गिवन है और फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कब्स, यानी कि 2 कब्स हैं, 2 शेर के बच्चे हैं जिनका वेट है 60 से 64 केजी के बीच में। इसी तरह से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 65 से 69 केजी के बीच में है। इसी तरह से ये चार्ट गिवन है। कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले तो हमने टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला कॉलम ड्रॉ करने हैं और सेकंड है कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके बाद यहाँ हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। पॉलीगॉन के लिए भी हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम चाहिए और क्लास बाउंड्रीज में से अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। क्या करते हैं कि किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से उससे पिछली वाली क्लास की अपर लिमिट उसको माइनस करते हैं। 65 माइनस 64 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5। इस 0.5 को इस वाली लिमिट में से माइनस करते जाएंगे और इन वाली लिमिट्स में ऐड करते जाएंगे। ये हो जाएगा 59.5 टू 64.5। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 64.5 टू 69.5, 69.5 to 74.5, 74.5 to 79.5, 79.5 to 84.5, 84.5 to 89.5। ये हमने क्या किया है कि ये जो लोअर क्लास लिमिट्स है ना, इनमें से 0.5 माइनस करते गए हैं तो ये वैल्यूज आती गई हैं, और ये जो अपर क्लास लिमिट्स हैं इनमें 0.5 ऐड करते गए हैं तो ये वाली अपर बाउंड्रीज आ गई हैं। और ये याद रहे कि अगर ये वाली लिमिट्स क्वेश्चन में ही सेम हो तो फिर उस केस में आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए क्योंकि हमने इनको अलॉन्ग एक्स एक्सिस लोकेट करने हैं। ये वाली वैल्यूज किस तरह से प्लॉट करेंगे, सबसे पहले पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को यहाँ प्लॉट करेंगे। तो हम 5 बॉक्सेस के बाद यहाँ 59.5 प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद सारी अपर बाउंड्रीज, ये है 64.5, देन 5 बॉक्सेस के बाद 69.5, फिर 74.5, फिर 79.5, 84.5 एंड देन 89.5। इसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड में ये वाली ऐड होगी। 2 + 6 इज़ 8। इसी तरह से 8 + 12 इज़ 20, 20 + 14 इज़ 34, 34 + 10 इज़ 44 एंड 44 + 6 इज़ 50। और अगर हम सारे f वाली वैल्यूज़ को ऐड करें ना तो समेशन f, ये वैल्यू भी इसके इक्वल आएगी 50 के। अब इसके बाद हम इसको ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस पे भी वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखेंगे, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू है 50, तो यहाँ भी हम 5 बॉक्सेस को ना 10 के इक्वल लेंगे ताकि हमारे इस प्लॉट पे ये वैल्यूज़ इजीली प्लॉट हो जाएं। 30, 40, 50 और 60। यहाँ स्केल लिख लेंगे। एक्स एक्सिस पे देखेंगे, इसमें से इस लिमिट को माइनस करेंगे तो इसका आंसर 5 आ रहा है और यहाँ कितने बॉक्सेस हैं, 5 ही बॉक्सेस हैं, यानी कि एक बॉक्स ना इक्वल टू 1 रीडिंग के होगा और 1 यहाँ क्या है, मैस इन केजी। तो 1 बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा 1 केजी के इक्वल। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस देख लेंगे, देखें यहाँ से यहाँ तक 10 रीडिंग है लेकिन बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि एक बॉक्स जो है ना वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 4 6 8 10 और 2 यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कप्स, तो 2 कप्स। वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 बॉक्स 2 कप्स के इक्वल है। अब हम इन वैल्यूज़ को लोकेट कर लेंगे। 59.5 को हम 0 के ऊपर ही इस तरह से प्लॉट करेंगे। इसके बाद 64.5 को 2 के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू है 2। 69.5 को 8 के ऊपर, यहाँ 2 है, 4 6 और ये वाली वैल्यू है 8। 74.5 20 के ऊपर, यहाँ है 20, ये वाली वैल्यू 20 है। 79.5 को 34 के ऊपर, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, ये 32 और ये वाला पॉइंट होगा 34। 84.5 है 44 के ऊपर, यहाँ है 40, 42 और ये वाला पॉइंट है 44। 89.5 है 50 के ऊपर, 89.5, यहाँ 89.5 और यहाँ 50, ये वाला पॉइंट। अब इन सब को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें ओजाइव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चाहिए। तो अब हमने कॉर्नर्स यहाँ ड्रॉ करने हैं।
इस तरह से। अब चूंकि हमें पॉलीगॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वैल्यू को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे ताकि ये एक क्लोज्ड शेप बन जाए। अब इसके बाद है, ये तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल भी ड्रॉ कर लिया और कंस्ट्रक्ट भी कर ली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ कप्स अबव 77 kg। अब हमने ये बताना है कि 77 kg से ऊपर जिन कप्स का वेट है ना वो कितने कप्स हैं। अब kg इस जगह पे है, यहाँ हम देखेंगे 77 kg किस जगह पे लाई कर रहा है। यहाँ से यहाँ इस क्लास के बीच में है ना 77 kg, यहाँ है 74.5। अब आप इसको देखेंगे कि वन बॉक्स किसके इक्वल है 1 kg के, यानी यहाँ है 74.5, यहाँ 75.5, यहाँ 76.5 और यहाँ 77.5। तो इन दोनों के बिल्कुल मिड वाली वैल्यू जो है ना ये वाली होगी 77। अब इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसके अलॉन्ग हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कप्स आ रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद इस पॉइंट को हम यहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये कौन सी वाली वैल्यू बन रही है। अब देखें यहाँ है 22 और वाई एक्सिस के लॉन्ग वन बॉक्स इक्वल है 2 कप्स के। यहाँ है 20, 22, 24, यहाँ 26 है और यहाँ 28 है। तो 26 और 28 के बीच में ये वाला पॉइंट होगा 27। नंबर ऑफ कप्स हैविंग मैस 77 kg इक्वल्स टू 27 कप्स आ गए। ये वो कप्स हैं जिनका वेट या तो 77 kg है या इससे कम है, और हमें वो वाले कप्स चाहिए जिनका वेट 77 kg से ज़्यादा है। तो हम टोटल कप्स में से ये वाले कप्स माइनस कर देंगे। सो दी आंसर इज 23 कप्स। Third part is construct a cumulative frequency curve and estimate number of cups above 77 kg। पिछले पार्ट में हमने cumulative frequency polygon ड्रा की थी। यहाँ हमने cumulative frequency curve जिसको ogive भी कहते हैं ये ड्रा करनी है। यहाँ भी हमें x एक्सिस के along अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए और y एक्सिस के along हमें उसी तरह से cumulative frequency चाहिए। सिर्फ polygon और curve में डिफरेंस क्या है कि वहाँ हमने स्केल की हेल्प से ये वाली लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ इसको क्लोज कर दिया था ताकि वो एक polygon बन जाए। और ओजाइव ड्रॉ करने के लिए हमने इसको क्लोज भी नहीं करना और इसको फ्री हैंड ना हाथ की मदद से इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि कॉर्नर्स जो हैं वो ना बने इस तरह से। और इसके बाद उसी तरह से हमने बताने हैं कि एस्टिमेट नंबर ऑफ कप्स अबव 77 kg। सबसे पहले तो हम 77 kg को लोकेट करेंगे। इस साइड पे है ना मैस इन kg, यहाँ है 74.5, यहाँ 75.5, 76.5 और यहाँ 77.5। तो इसका हाफ होगा 77। इसको हम उसी तरह से इस ग्राफ के साथ ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल। इस तरह से ज्वाइन कर लिया और इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कौन से वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ है 20, 22, 24, 26 और यहाँ है 27। तो देखें उसमें भी 27 आ रहा था, यहाँ भी नंबर ऑफ कप्स जिनका वेट 77 या इससे कम है वो कितने आए हैं 27। और उसी तरह से कप्स हैविंग मैस अबव 77 kg, तो टोटल कप्स कितने हैं 50, उसमें से ये 27 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 कप्स। अब इसका लास्ट पार्ट है कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ 2 and 3। अगर मैं आपको पिछले वाला ग्राफ दिखाऊँ ना, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा की थी और ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा किया है। दोनों केसेस में ना हमने सेम वैल्यू को लोकेट किया तो हमारे पास आंसर आया 23 कप्स। इससे क्या पता चल रहा है कि चाहे आप कर्व ड्रा करें या चाहे आप पॉलीगॉन ड्रा करें, दोनों तरह से आपका जो डाटा है ना वो सेम होगा और आंसर्स भी सेम आएंगे। कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ 2 and 3, तो आप लिखेंगे कि द रिजल्ट्स आर सेम। Question number 6 is study the adjoining curve showing heights of 100 buildings in a mega city carefully and find। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ऑलरेडी कर्व उन्होंने बुक में ही बना के दे दिया है। अगर तो मैं इस कर्व यानी ओजाइव को एज इट इज़ अपने किसी भी पेपर के ऊपर ड्रॉ करूं तो हो सकता है कि मेरी कर्व इस तरह की ड्रॉ ना हो। उस केस में जब हम उसके आंसर्स फाइंड करेंगे ना, रीडिंग्स लेंगे, तो हमारा डाटा डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि जब
डिफरेंट स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट आंसर शीट्स के ऊपर कॉपी करेंगे तो हर एक का आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को क्यों ना बुक के ऊपर ही सॉल्व करके आपको तरीका समझा दूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट्स लेस देन 50 मीटर्स, वो बिल्डिंग्स जिनकी हाइट है लेस देन 50 मीटर्स। हाइट इस साइड पे गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ से 50 मीटर्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट ही ड्रॉ हो जाए। अगर तो यहाँ बॉक्सेस गिवन होते ना, जिस तरह से ग्राफ पेपर के ऊपर होते हैं, तो भी थोड़े से चांसेस थे कि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो सेम आ सकती थी, लेकिन यहाँ वो भी गिवन नहीं है। चलें फिर भी करके देख लेते हैं। अब 60 और 80, इसका हाफ यहाँ है 70, और 70 और 80 का हाफ इस जगह पे कितना होगा 75, यानी कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट्स लेस देन 50 मीटर कितने हैं 75 बिल्डिंग्स। नेक्स्ट पार्ट इज परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग्स हायर देन 40 मीटर्स, वो वाली बिल्डिंग्स जिनकी हाइट है हायर देन 40 मीटर। हाइट पे 40 से इस तरह से ग्राफ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद इस लाइन को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो देखें इसका आंसर तो एग्जैक्ट 40 ही आ रहा है, यानी कि वो बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 40 मीटर या इससे कम है वो कितनी बिल्डिंग्स हैं 40। लेकिन हमने कौन सी बिल्डिंग्स बतानी है जिनकी हाइट है हायर देन 40। तो टोटल बिल्डिंग्स कितनी हैं 100 में से हम ये वाली बिल्डिंग्स यानी कि 40 बिल्डिंग्स माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 40 इज़ 60 बिल्डिंग्स। अब इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज किस तरह से फाइंड करते हैं कि इस 60 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंट का साइन लगा देंगे। ये 100 इस 100 से कट जाएगा, सो द आंसर इज 60%। नेक्स्ट है रेशो ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर। उन बिल्डिंग्स की रेशो हमने बतानी है जिनकी हाइट 50 मीटर से कम है और मोर है 50 मीटर से। तो लेस पहले है और मोर बाद में है। सबसे पहले तो वो वाली बिल्डिंग्स देखेंगे जिनकी हाइट जो है वो लेस देन 50 मीटर्स है। 50 मीटर्स के ऊपर हमने निकाली हुई है कितनी बिल्डिंग्स हैं, ये इसके फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड कर चुके हैं 75 बिल्डिंग्स हैं। और मोर वाली कितनी होंगी, देखें यहाँ तक है 75, टोटल है 100 में से ये वाली 75 माइनस करेंगे तो वो वाली बिल्डिंग्स आ जाएंगी जिनकी हाइट है मोर देन 50 मीटर। तो 100 माइनस 75 इज़ 25 पे डिवाइड करें, 25 1 सा 25, 25 3 सा 75, तो रेशो आ जाएगी 3:1। इसका आंसर आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग इन फर्स्ट क्वार्टाइल, वो वाली बिल्डिंग्स जो फर्स्ट क्वार्टाइल में लाई कर रही हैं, यानी कि हमने Q1 फाइंड करना है। इसका फार्मूला है 1n डिवाइडेड बाय 4। n यहाँ क्या है समेशन f, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विच इज़ 100 ओवर 4 इक्वल्स टू 25। सो 25 बिल्डिंग्स फॉल इन फर्स्ट क्वार्टाइल। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग अंडर 8th डिसाइल। तो सबसे पहले तो 8th डिसाइल यानी कि D8 फाइंड कर लेंगे। इसका क्या फार्मूला है 8n, और चूंकि डिसाइल डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो डिवाइडेड बाय 10। n यहाँ क्या है टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि 100, तो 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर आ जाएगा 10 8 सा 80। और ये 80 जो है ना ये 8th डिसाइल नहीं है बल्कि ये 80th पोजीशन है। और डिसाइल या परसेंटाइल या क्वार्टाइल, अगर उसके अलॉन्ग हमने वैल्यू फाइंड करनी हो ना तो इस वाली वैल्यू को हम देखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा यहाँ देखें 80 है ना, और यहाँ कितना था 75 बिल्डिंग्स तो ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई थी, तो 80 इस जगह पे आएगा, और इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो ये 50 से थोड़ा ही आगे आएगा। यहाँ से यहाँ तक है 10 का डिफरेंस, तो यहाँ 50 है यहाँ 51 होगा। और ये क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, हमने क्या बताना था मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग अंडर 8th डिसाइल, यानी कि 8th डिसाइल के ऊपर कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं 51 मीटर की हाइट की बिल्डिंग्स आ रही हैं। यहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज़ इन मीटर्स, तो 51 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल। सबसे पहले तो 30th परसेंटाइल यानी कि P30 फाइंड कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होगा 30n डिवाइडेड बाय 100। n यहाँ क्या है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100, ये इसे कट जाएगा तो 30th पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन को हम देखेंगे
अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ है 20, यहाँ है 40, इसका हाफ इस जगह पे होगा 30। और हमने बताने हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल। अब देखें, वैसे तो ये फाइंड करने की ना कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये तकरीबन कितनी हाइट की बिल्डिंग्स आ रही हैं? ये तकरीबन 38 मीटर से कम हाइट की बिल्डिंग्स आ रही हैं जो कि 30th परसेंटाइल में लाई कर रही हैं। और हमने वो वाली बिल्डिंग्स बतानी है जो नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल। तो इससे ऊपर वाली जो बिल्डिंग्स है ना वो फॉल नहीं कर रही 30th परसेंटाइल के अंदर। और उनके अंदर भी ना हमने हाइट बतानी है। कौन सी हाइट? मैक्सिमम हाइट। तो जाहिर बात है इससे ऊपर वाली बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी? ये वाली। तो 80 मीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज मिस्टर राशिद वांट्स टू एनालाइज द सैलरीज ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। मिस्टर राशिद जो है वो चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को ना एक दफ़ा एनालाइज करे, एक दफ़ा उसको डिटेल चेक करे। द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज़ ऑफ ₹50,000। Q1 है इक्वल्स टू 50,000। सेकेंड क्वार्टाइल Q2 इसकी वैल्यू है 70,000। थर्ड क्वार्टाइल Q3 इसकी वैल्यू है 90,000। मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरीज आर ऑफ ₹25,000 एंड 1,50,000। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम सैलरी कितनी है 25,000 एंड मिनिमम सैलरी कितनी है, सॉरी ये वाली फर्स्ट वाली मिनिमम सैलरी है और दूसरी वाली मैक्सिमम सैलरी है। 1,50,000 है मैक्सिमम सैलरी रिस्पेक्टिवली। फाइंड रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा। हमने रेंज फाइंड करनी है सबसे पहले। बहुत इजी है। इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? मैक्सिमम सैलरी में से मिनिमम सैलरी को माइनस कर देंगे तो सिंपल आपके पास रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम है 1,50,000 और मिनिमम है 25,000। तो रेंज आ जाएगी इक्वल्स टू 1,25,000। ये तो रेंज का आंसर आ गया। और हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका क्या फॉर्मूला है? इसको हम डिनोट करते हैं IQR से, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका भी फार्मूला है Q3 माइनस Q1। थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दें, यानी 90,000 माइनस 50,000। सो द आंसर इज़ 40,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।